नमस्ते। आज के इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं पाषाण युग यानी स्टोन एज की। अक्सर हम सोचते हैं कि ये बस गुफाओं में रहने वाले आदिमानवों का समय था, है ना? लेकिन सच कहूं तो ये इंसानियत की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति थी। आज हम इसी स्टोन इंजीनियरिंग के शानदार सफर पर चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस हैरान कर देने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 99%। जरा सोचिए, हमारे पूरे मानव इतिहास में आज तक जितना भी तकनीकी विकास हुआ है ना, उसका 99% हिस्सा केवल इसी स्टोन एज में गुजरा है। मतलब हमारी आज की पूरी सभ्यता की नींव इसी लंबे दौर में रखी गई थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब इस टाइमलाइन को देखिए, इससे आपको इस युग की विशालता का अंदाजा होगा। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 33 लाख साल पहले पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक के साथ। फिर करीब 20,000 साल पहले आता है मध्य पाषाण काल और उसके बाद 12,000 साल पहले शुरू होता है नव पाषाण काल, जिसने दुनिया को सच में हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस युग की असली टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इसे लिथिक रिडक्शन कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया की सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी। इसमें एक बड़े पत्थर से बहुत ही सटीकता से छोटे छोटे छिलके या फ्लेक्स निकाले जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लकड़ी को छीलते हैं। और यकीन मानिए, शुरुआती होमिनिन प्रजातियों के लिए इसके लिए गजब के फोकस और प्लानिंग की जरूरत होती थी। आपको पता है, अलग अलग भौगोलिक जगहों पर यह विकास अलग तरीके से हुआ, इसीलिए पुरातत्वविदों को भी अपना नजरिया बदलना पड़ा। यूरोप में तो इतिहास को मुख्य रूप से पाषाण, कांस्य और लौह युग में बांट दिया गया। लेकिन अफ्रीका में, जहां असल में इंसानियत का जन्म हुआ, वहां तकनीकी विकास का तरीका थोड़ा अलग था। इसलिए वहां प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग की प्रणाली अपनाई गई। सेक्शन 2, द फर्स्ट टेक स्टार्टअप्स, मोड 1 और मोड 2। चलिए देखते हैं उन शुरुआती तकनीकी छलांगों को जिन्होंने हमारे पूर्वजों को खतरनाक जंगलों में जिंदा रखा। इसमें सबसे पहला नाम आता है ओल्डोवैन का, जिसे हम मोड 1 भी कहते हैं। ये इतिहास की सबसे पहली बड़े पैमाने की टूल इंडस्ट्री थी। ये जो छोटे फ्लैक वाले औजार थे ना, ये उस समय का सबसे बड़ा टेक डिसरप्शन थे। होमो हैबिलिस ने इनका भरपूर इस्तेमाल किया और खाने पीने का पूरा तरीका ही बदल डाला। अब ये ओल्डोवान औजार बनते कैसे थे, जरा इस प्रक्रिया को देखिए। पहले नदी से एक सही पत्थर चुनना, फिर किसी भारी हैमर स्टोन से उस पर एकदम सटीक वार करना ताकि धारदार किनारे बनाने के लिए छोटे टुकड़े अलग हो सके। मतलब ये कोई यूं ही टूट गए पत्थर नहीं थे, इन्हें जिंदा रहने के लिए बाकायदा डिजाइन किया गया था। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, केन्या के लुमेक्वी 3 नाम की जगह पर जो औजार मिले हैं, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने पुराने हैं? पूरे 33 लाख साल। ये एक ऐसी पुरातात्विक खोज है जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि इससे पता चलता है कि औजार बनाने का ये काम होमो प्रजाति के आने से भी पहले शुरू हो गया था, शायद केन्यैंथ्रोपस प्लैटियोपियस जैसी और भी पुरानी प्रजातियों के द्वारा। इसके बाद एंट्री होती है एचुलियन या मोड 2 की। होमो इरेक्टस ने अपनी तकनीक को पूरी तरह से अपग्रेड कर लिया। उन्होंने बड़े काटने वाले औजार बनाए, जिनमें दोनों तरफ धार वाली हैंड एक्स या कुल्हाड़ी सबसे खास थी। इसे आप उस जमाने का स्विस आर्मी चाकू कह सकते हैं, जिससे काटना, छीलना, खोदना सब कुछ होता था। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एक एक्यूलियन कुल्हाड़ी बनाना बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त दिमागी प्लानिंग चाहिए थी। पहले एक बड़े पत्थर से एक ब्लैंक काटना, फिर जोरदार वार करके उसे शेप देना और आखिर में लकड़ी या हड्डी के मुलायम हथौड़े से उसकी धार को बारीक करना। ये सच में कमाल की मल्टी स्टेप इंजीनियरिंग थी। सेक्शन 3, लीविंग द क्रेडल, माइग्रेशन और अडेप्टेशन। अब इन शानदार तकनीकों के साथ हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर कैसे निकले, आइए देखते हैं। हुआ ये कि जलवायु में बदलाव आया, सूखा बढ़ा और एक बहुत विशाल घास का मैदान तैयार हो गया, जिसे सवानास्तान कहा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका से लेकर आज के चीन तक फैला था। इसी खुले माहौल ने होमो इरेक्टस को बेहतरीन औजारों के साथ लंबी लंबी दूरियां तय करने वाले घुमक्कड़ बना दिया। और इसी बड़े सफर के दौरान नक्शे पर एक बहुत ही रहस्यमयी लाइन उभरती है, मोवियस लाइन। भारत से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा पश्चिम की एचुलियन संस्कृति को पूर्व की मोड 1 संस्कृति से बिल्कुल अलग करती है। अब ये आज भी एक बड़ा रहस्य है कि क्या सच में तकनीकें अलग थीं या लोग बस अलग अलग पर्यावरण के हिसाब से अलग औजार इस्तेमाल कर रहे थे।
तो सवाल ये उठता है कि हम इन बदलावों को नापते कैसे हैं, क्योंकि जाहिर है पुरानी आदतें और औजार रातों रात तो गायब नहीं हो जाते। ये एक बहुत ही धीमा ट्रांजिशन होता है, जहां पुराने तरीकों को धीरे धीरे छोड़ा जाता है और नई तकनीकों को जिंदगी का हिस्सा बनाया जाता है। इस धीमे विकास को आप मध्य पाषाण काल में साफ देख सकते हैं। जब आखिरी हिमयुग के बाद बड़े बड़े जानवर विलुप्त होने लगे तो इंसानों को मजबूरन नए तरीके खोजने पड़े। शिकार के लिए बहुत छोटे और तेज माइक्रोलिथ औजार बनाए गए, और हाँ, बिल्कुल इसी दौर में कुत्ते को एक शिकारी साथी के रूप में पाला गया, जो आज भी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। सेक्शन 4, आर्ट एंड कल्चर इमर्ज। सर्वाइवल से आगे बढ़कर अब वक्त था कला और संस्कृति के जन्म का। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उच्च पुरापाषाण काल तक इंसान का दिमाग कितना विकसित हो चुका था। फ्रांस की चौवेट गुफा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ 36,000 साल पुरानी गैंडों और बड़ी बिल्लियों की इतनी बारीक पेंटिंग्स मिली हैं, जो साबित करती हैं कि इंसान ने प्रतीकों, गुफा कला और यहाँ तक कि संगीत के जरिए खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था। इस समय तक आते आते पाषाण युग के लोग सिर्फ रोटी और सुरक्षा तक सीमित नहीं थे। शरीर को सजाना, पत्थरों पर जटिल नक्काशी करना, पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करना और बड़े बड़े पाषाण मकबरे बनाना, ये सब बताता है कि उनकी आध्यात्मिक सोच और समाज कितने गहरे और जटिल हो चुके थे। सेक्शन 5, द न्यू लिथिक शिफ्ट। पाषाण युग का वो आखिरी और सबसे क्रांतिकारी पड़ाव, जिसने खानाबदोश जिंदगी को हमेशा के लिए एक स्थायी बस्तियों में बदल दिया। इसे हम नव पाषाण क्रांति कहते हैं। सोचिए, इस दौर में इंसान ने खेती करना सीख लिया, जंगली अनाजों को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। उनके पत्थर के औजार अब बहुत ही चिकने और पॉलिश किए हुए होने लगे, और स्कॉटलैंड के स्काराब्रे जैसी स्थायी बस्तियां बसने लगीं। खेती ने वाकई में पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। अगर आप पुरापाषाण काल के उन घुमक्कड़ शिकारियों और नवपाषाण काल के इन किसानों के बीच का अंतर देखेंगे तो वो बहुत बड़ा है। फसल उगाने का मतलब था कि अब अनाज को स्टोर किया जा सकता था। इससे लोगों को थोड़ा खाली वक्त मिला, और इसी खाली वक्त से मिट्टी के बर्तन बने, नए नए व्यापार शुरू हुए और समाज में ऊंच नीच या क्लास सिस्टम भी बनने लगा। इतनी लंबी यात्रा को समझने के बाद ये कोटेशन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि आज के किसी भी समूह को आदिम या पाषाण युग का कहना बिल्कुल गलत है। पाषाण युग महज एक तकनीकी कैटेगरी है, कोई नैतिक या बायोलॉजिकल स्थिति नहीं। तकनीक समय के साथ बदलती है, लेकिन अंदर से इंसानियत हमेशा एक जैसी ही रहती है। और इसी लगातार होते तकनीकी विकास के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब पत्थरों का ये सुनहरा युग खत्म हो गया। लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब इंसानों ने तांबे को पिघलाना और ढालना सीख लिया, तो कांस्य ने एक मजबूत विकल्प के तौर पर औजारों के लिए पत्थरों की जगह ले ली। तो अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर हमारे पूर्वजों ने पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाने के लिए मानव इतिहास का 99% हिस्सा केवल पत्थरों को समझने और तराशने में लगा दिया, तो मानव नवाचार का जो ये सिर्फ 1% हिस्सा बचा है, जिसमें आज की हमारी ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और AI शामिल है, वो हमें भविष्य में कहां लेकर जाएगा? सोचिएगा जरूर।